Welcome to my YouTube channel Learn Continental English. Today we are going to do the third poem of the first flight book of class 10 CBSE board, that is A Tiger in the Zoo. Now as usual जैसे हम introduction, theme, tone, explanation सब कुछ आज करेंगे. But let us do the introduction first. Why? Because this poem is very important. Why? Because इस poem में actually एनिमल्स के फ्रीडम की बात की गई है. ना किसी भी पर्सन या किसी भी एनिमल, किसी के लिए भी फ्रीडम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. वाई? क्योंकि अगर आप किसी के फ्रीडम को छीन लेते हैं या कर्टेल कर देते हैं तो वो जो व्यक्ति होता है या जो भी जानवर है वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत लो हो जाता है. ओके, तो इस पोएम का नाम है, थर्ड पोएम है आपके किताब फर्स्ट फ्लाइट का, जिसके पोएट है लेस्ली नॉरिस. राइट? पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू. नाउ यूजुअली हम टाइगर को आप अक्सर देखते होंगे जू में. वाई दे आर केप्ट देयर? फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. वी ह्यूमन बींग्स, वी आर कमिटिंग दिस क्राइम of putting this animal who should actually have been enjoying its natural habitat, that is jungle or the forest, but उसको हम एक केज में बंद करके रख देते हैं और उसका सारा फ्रीडम को हम लोग क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, कर्टेल कर देते हैं. ओके, तो इस पोएम में एक्चुअली लेस्ली नॉरिस क्या बताएं, इनफैक्ट वो दो टाइगर को कंपेयर किए हैं. एक ऐसा टाइगर जो कि केज में बंद है, इट्स अ केज टाइगर. दूसरा जो टाइगर है, इट इज़ एंजॉइंग इट्स नेचुरल हैबिटेट, दैट इज़ जंगल. ना जो कि केज टाइगर है वो बिल्कुल केज, क्योंकि उसका छोटा है तो इज़ नॉट एबल टू टेक बिग स्टेप्स. बहुत बड़ा स्टेप्स भी नहीं ले पा रहा है, वो बिल्कुल छोटा स्टेप्स के साथ चल रहा है. बट वी ऑल नो that a tiger is known for its ferociousness, it's known for its courage, it's known for its bravery, right? तो क्या होता है कि ये छोटा स्टेप्स तो ले रहा है, बट उसके वॉक में प्राइड है, उसके वॉक में क्या है, घमंड है. राइट? उसका जो बॉडी, इट्स ब्यूटीफुल. वी ऑल नो कि जो टाइगर का जो बैकग्राउंड कलर होता है दैट इज़ येलो, एंड उसके ऊपर ब्लैक का जब स्ट्राइप्स होता है तो अगर दूर से ही कोई टाइगर आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा इट्स अ टाइगर. राइट? वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन कलर. नाउ सेकेंड जो टाइगर है, जो कि नेचुरल हैबिटेट में अपने जंगल में वो क्या कर रहा है, या तो कहीं छुप के अपने शिकार का, डियर का इंतज़ार कर रहा है उस वाटर बॉडी के पास में, या जंगल में जो छोटी छोटी बस्ती होते हैं ना जंगल के किनारे, वहाँ पे गांव के लोगों को, बस्ती के लोगों को डरा रहा है. कैसे डरा रहा है? अपना क्लॉज दिखा के, अपने सफ़ेद दांत दिखा के. राइट? बट बेचारा जो ये केज टाइगर है ना, वो जो रॉड होता है ना केज का, जो सलाखे जिसको बोलते हैं, उसके पीछे उसका सारा शक्ति क्या हो गया है, बंद हो गया है. उसका सारा ब्रेवरी, सारा करेज सब उस रॉड के पीछे बंद हो चुका है. और दिन में क्या होता है ना कि विजिटर्स जाते हैं जू टाइगर्स को या अदर एनिमल्स को देखने, बच्चे भी जाते हैं, आप भी कभी जाते होगे. ओके, तो बेचारा ये टाइगर की स्थिति इतनी ख़राब है, स्पेशली मेंटली, वो स्पिरिचुअली बिल्कुल लो हो चुका है कि विजिटर्स आते तो हैं देखने उसको, बट वो इतना ज़्यादा अंदर से गुस्सा तो है. वाई? बिकॉज इट इज़ हेल्पलेस. ओके, बट इट इज़ क्वाइट ऑल्सो बिकॉज ये कुछ कर नहीं पा रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर देता है, ऑल्दो ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम. और बेचारा रात में भी रेस्ट नहीं कर पाता है, सो नहीं पाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. इसीलिए रात को वो अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते हुए तारों को देखते रहता है. सो ये एक केज टाइगर का कंडीशन है, मेंटल कंडीशन एज वेल एज फिजिकल कंडीशन. तो अब आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस पोएम का, पहले लेट अस डिस्कस दैट. सो आई हैव ऑलरेडी डन द इंट्रोडक्शन. अब हम इस पोएम का थीम करेंगे, टोन करेंगे, then I am going to give you word meaning stanza wise, and I'll keep on explaining you stanza wise. Then I'll give you the poetic devices stanza wise, and then we will do the question answers. Now I am going to tell you few lines about the poet of the poem A Tiger in the Zoo. इनके पोएट का पूरा नाम है
जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ना आपको पोएट के बारे में ज़रूर आना चाहिए थोड़ा लाइन। रीज़न क्या है? यू शुड नो फ्यू लाइन्स बिकॉज बड़ा क्वेश्चन दैट इज़ जो आपको एक प्रोज और एक पोएट्री से आएगा, दैट इज़ ऑफ 6 मार्क्स, वो ज़रूर आपको पोएट्री से समरी लिखने आएगा। सो इन केस व्हेन यू आर राइटिंग द समरी एंड अगर आप फ्यू लाइन्स अबाउट द पोएट लिखोगे देन यू विल श्योरली फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। व्हाई? बिकॉज जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि आपने पोएम अच्छे से पढ़ा है और आपने इनफैक्ट पोएट के बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च किए हो। So without wasting time, let us start with the first point. That is, George Leslie Norris was born on 21st of May 1921 in South Wales. Okay? Now Wales में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग वेल्स बोलते हैं, which is WELSH. So second point है, he was a prize-winning Welsh poet and a short story writer. Third point है, some of his famous works are Finding Gold. The first one is Finding Gold. Second है The Girl from Cardigan. Third है The Collected Poems. Fourth है Collected Stories of Leslie Norris. Fifth है Holy Places. And sixth है जो कि आप पढ़ रहे हो अभी, A Tiger in the Zoo. Okay, and the fourth and the last point about the poet है, he died on April 6th in 2006. 2006 में इनका डेथ हो गया था 6 अप्रैल को इन USA. ओके, सो रिमेंबर आप, ऑल्दो मैं इनके बारे में आपको 4 पॉइंट्स बताई हूँ, आप बर्थ ईयर, डेथ ईयर, बर्थ प्लेस, डेथ प्लेस, और अगर इम्पॉर्टेंट वर्क्स में अगर आपको 5-6 नहीं याद आता है, 2-3 भी अगर आप लिख देते हो तो दैट इज सफिशिएंट. लेट अस डू द थीम ऑफ द पोएम. हम या तो इसको आप थीम बोल सकते हो, पोएट लेस्ली नॉरिस एक्चुअली हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो इस पोएम का थीम है, and it's a very important theme. Wild animals should not be caged, or any kind of animal, उसका फ्रीडम हमें नहीं छीनना चाहिए अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ह्यूमन बींग्स के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए. वाई? क्योंकि दे शुड बी अलाउड टू एन्जॉय एंड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. यानी कि पोएट जो हमारे लेस्ली नॉरिस में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें किसी भी जानवर का जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसे ना तो कर्टेल करना चाहिए और ना ही छीनना चाहिए. वो जिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहता है उसके नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल हैबिटेट में उन्हें छोड़ देना चाहिए. राइट ना, इसका टोन क्या है? टोन एक्चुअली इसका रिग्रेटफुल है. रिग्रेटफुल का मतलब होता है पछतावा. ना पोएट जो हमारे लेस्ली नॉरिस हैं, उनके टोन से ही पता चल रहा है कि ही इज़ रिग्रेटिंग. वाई इज़ ही रिग्रेटिंग? वो क्यों पछतावा कर रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने एक ऐसे एनिमल को विच इज़ नोन फॉर इट्स फेरोशियसनेस, ब्रेवरी, करेज, एंगर, उसको ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया है? केज कर दिया है, केज में डाल दिया है, उसके फ्रीडम को छीन लिया है. इसीलिए इसका टोन जो है दैट इज़ रिग्रेटफुल, पछतावा से भरा हुआ है. अब मैं आपको स्टैंजा वाइज पढ़ के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी दूंगी और स्टैंजा वाइज आपको एक्सप्लेन भी करूंगी पोएम को. जस्ट आप हैव पेशेंस, डोंट वरी. मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि यू विल नॉट हैव अ सिंगल प्रॉब्लम इन दिस पोएम, इन अंडरस्टैंडिंग द पोएम. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. ये पोएम 5 स्टैंजा में डिवाइड हुआ है. सो लेट अस रीड द फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट. ओके. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. Okay? Now ध्यान से समझिएगा because इसमें कुछ difficult words use हुए हैं. So सबसे पहले stalks. Stalks का मतलब याद रख लो, इसका मतलब होता है to walk with pride. Okay? Second जो word है that is vivid. Vivid का मतलब होता है clear and attractive. स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारी, जो टाइगर के बॉडी में जो धारी बना रहता है. ओके. देन इट इज
पैड्स, यहाँ पे पैड्स एक्चुअली बोला गया है टाइगर के पॉज को, जो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, ओके। एंड देन क्वाइट मतलब हम लोग सब जानते हैं शांत, ओके। एंड रेज का मतलब होता है एंगर। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक विथ प्राइड, घमंड से चलना। विविड मीन्स ब्राइट एंड अट्रैक्टिव। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारी। एंड देन पैड्स का मतलब क्या होता है, जो टाइगर्स के जो पॉज होते हैं, आगे वाले को क्लॉज बोलते हैं, पंजा, एंड पीछे वाले को पॉज बोलते हैं। एंड रेज का मतलब होता है एंगर। अब मैं आपको स्टैंजा वाइज समझा रही हूँ, ये 4 लाइन का मीनिंग समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, ओके। जस्ट पे अटेंशन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ना यहाँ पे ही टाइगर को बताया गया है क्योंकि उसका केज, ये इस फर्स्ट स्टैंजा में हम केज टाइगर की बात कर रहे हैं। हमारे जो पोएट लेस्ली नॉरिस हैं उस टाइगर की बात कर रहे हैं जो कि केज में बंद है। तो स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स मतलब वो चल तो रहा है, बहुत बड़ा स्टेप्स नहीं ले रहा है, बहुत फास्ट नहीं चल रहा है भाई, क्योंकि उसका केज बहुत छोटा सा है। और जो उसका जो चाल है वो पूरा घमंड से भरा हुआ है। इन इज विविड का मतलब होता है क्लियर एंड अट्रैक्टिव। और उसके बॉडी पर जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं ना, बैकग्राउंड येलो कलर पे ब्लैक स्ट्राइप्स है ना, दे आर वेरी विविड का मतलब क्या हुआ कि बहुत ब्राइट है, बहुत क्लियर है और बहुत अट्रैक्टिव है। यानी कि सबसे पहले तो टाइगर के पूरे बॉडी की बात हुई है कि जो उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स बना हुआ है ऑन द येलो बैकग्राउंड, इट इज़ वेरी ब्राइट, वेरी क्लियर, वेरी अट्रैक्टिव। और वो केज में क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। ही इज टेकिंग फ्यू स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, बट उसके चाल में घमंड है। सेकेंड लाइन, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। बेचारा केज उसका छोटा है तो ज़्यादा स्टेप्स वो नहीं ले पा रहा है। क्यों फ्यू मतलब थोड़े ही स्टेप्स ले रहा है। अगर यही जंगल में रहता तो वो फिर लंबे लंबे स्टेप्स लेता, ओके। बट क्योंकि केज में है तो इज जस्ट एबल टू टेक फ्यू स्टेप्स। थर्ड लाइन है, ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। दिस लाइन इज अ बिट टफ, सो समझना है। पैड्स यानी कि जो टाइगर्स का जो पॉज होता है ना, जिसपे वो चलता है, उसको पॉज को ना वेलवेट से कंपेयर किया गया है। अगर आप वेलवेट का कपड़ा देखोगे या वेलवेट का कागज़ भी देखोगे, दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, मखमली होता है। तो एक्चुअली जो टाइगर का जो पॉज होता है ना, जिसपे वो चलता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। दैट इज़ वाई उसके पॉज को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका मतलब जब वो चल रहा है ना, क्योंकि उसका पॉज बहुत ही मखमली है तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। वो चल तो रहा है बट देयर इज़ नो साउंड ऑफ इट्स वॉकिंग, इसीलिए यहाँ पे क्वाइट बोला गया है। एंड फोर्थ लाइन है ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, इन हिज क्वाइट रेज। नाउ यहाँ पे क्वाइट भी यूज हुआ है, रेज भी यूज हुआ है। क्वाइट मतलब चुप एंड रेज मतलब एंगर। तो वो टाइगर चुप भी है और गुस्से में भी है। रिमेंबर, ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। क्वाइट रेज, बेचारा चुप है, क्यों? क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसको हम लोग केज में बंद कर दिए हैं, उसका सारा फ्रीडम छीन लिया गया है, ओके। एंड रेज क्यों है? वाई इज इन एंगर। रेज का मतलब क्या होता है? एंगर। गुस्से में क्यों है? बिकॉज वो हेल्पलेस है, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इसीलिए बेचारा एक तरफ तो शांत है क्योंकि बेचारा केज के अंदर कुछ नहीं कर पा रहा है, और गुस्से में भी है। वो हमसे, जो टाइगर है वो हम लोगों से गुस्से में है क्योंकि हम लोग उसको अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसका फ्रीडम छीन लिए हैं, ओके। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब इसमें 2 डिफिकल्ट वर्ड्स है, पहले समझ लो आप उसको। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग एंड प्लम्प का मतलब होता है फैट, ओके। तो अगर अब सेकेंड स्टैंजा में उस टाइगर की बात की गई है जो कि अपने नेचुरल हैबिटाट में है, तो भाई अगर जंगल में है तो वो क्या करता? तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। नाउ फॉरेन कंट्रीज में क्या होते हैं ना, ग्रास बड़े बड़े लंबे लंबे बहुत होते हैं, तो ये जो ग्रास है ना, उसकी छांव में वो छुप गया है, लर्क कर गया है।
इज लर्किंग, यानी कि ये जो लंबे लंबे ग्रास हैं उसके शैडो में जाके छुप गया है। क्यों छुपा है भाई, वो भी हम देख लेते हैं। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, इसलिए वो छुपा हुआ है कि जैसे ही उस वाटर होल, जंगल में एक्चुअली वाटर बॉडी छोटा छोटा होता है जहाँ एनिमल्स आके पानी पीते हैं जब वो प्यासे होते हैं। तो एक्चुअली वो धीरे धीरे ये लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करते हुए आता और वहाँ उस वाटर बॉडी के पास पहुँच जाता जहाँ की एक प्लम्प डियर, मोटा डियर पानी पीने आता। तो उसको क्या करता, वो उसको अटैक कर देता। क्यों अटैक करता? अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए, अपने खाने के लिए। नाउ अब हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे और मैं आपको वर्ड मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन दूंगी। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now आप ध्यान से इसका पहले मीनिंग समझ लो। स्नार्लिंग का मतलब होता है ग्राउलिंग, ओके। जो टाइगर्स होते हैं ना, जैसे डॉग बार्क करता है, कैट म्यू करती है, वैसे ही टाइगर स्नार्ल करता है, ग्राउल करता है। अच्छा, जंगल्स एज, एज का मतलब होता है जंगल के किनारे। बैरिंग, BARING, बैरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, या तो आप अनकवर्ड बोल भी सकते हो या शोइंग भी बोल सकते हो, क्योंकि वो अपने सफ़ेद दांत लोगों को दिखा रहा है, ओके, विच इज अनकवर्ड, और यू कैन से विच आर अनकवर्ड। एंड देन टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब क्या होता है? टू फ्राइटन, किसी को डराना। सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। फिर थर्ड स्टैंजा में उसी टाइगर की बात हो रही है जो कि अपने नेचुरल हैबिटाट में है। तो क्या करता? He should be snarling around houses at the jungle's edge, यानी जंगल के एज पे, जंगल के किनारे जो छोटी छोटी बस्ती है या जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं ना, वहाँ जाके वो क्या करता? स्नाल करता, ग्राउल करता। क्यों करता भाई? लोगों को डराने के लिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसका जो सफ़ेद दांत है ना उसको भी लोगों को दिखाता, अपने सफ़ेद दांत को दिखाता लोगों को डराने के लिए। फिर उसके बाद अपने पंजे दिखाता। क्यों दिखाता? लोगों को फिर डराने के लिए। टेरराइजिंग द विलेज, क्या इसका मतलब कि टू फ्राइटन द विलेजर्स, जो गांव के लोग हैं ना, जो बस्ती के लोग हैं, उनको तरह तरह से वो डराता। जबकि अगर वो नेचुरल हैबिटाट में रहता, सबसे पहले बाय स्नार्लिंग, देन उसके बाद शोइंग हिज वाइट टीथ। रिमेंबर, फैंग्स का मतलब होता है टीथ, राइट? ह्यूमन बींग्स का टीथ नहीं, टाइगर्स का टीथ। देन और क्या करता? अपने क्लॉज को दिखाता, और इन तरीकों, ये सारे तरीके अपनाता लोगों को डराने के लिए। कौन लोगों को? उन गांव के लोगों को जो कि जंगल के एज पे बसे हुए हैं, जंगल के किनारे बसे हुए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब फिर से हम फोर्थ स्टैंजा में उसी केज टाइगर की बात कर रहे हैं। यानी फर्स्ट स्टैंजा में हम केज टाइगर की बात किए थे, सेकेंड में नेचुरल हैबिटाट, थर्ड अगेन नेचुरल हैबिटाट, एंड फोर्थ अगेन केज टाइगर। तो बेचारा ये जो टाइगर है ना, वो उसको हम लोग लॉक कर दिए हैं। कहाँ पे लॉक कर दिए हैं? एक सेल में लॉक कर दिए हैं, एक केज में लॉक किए हैं। और ये केज किस चीज़ का बना हुआ है? इट्स अ कॉन्क्रीट सेल, यानी सीमेंट और ब्रिक का बना हुआ है। जनरली ये जो केज होते हैं वो सीमेंट और ब्रिक के बने होते हैं, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट बोलते हैं, बिल्डिंग मटीरियल। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी शक्ति है ना, उसका जितना सारा स्ट्रेंथ है ना, सब ये बार्स के पीछे जाके क्या हो गया है? बंद हो गया है, लॉक हो गया है। बार्स क्या होता है? जो केज का जो रॉड होता है लंबा लंबा लोहे का, दोज आर कॉल्ड बार्स। तो बेचारा जितना भी उसका स्ट्रेंथ है, जितना भी करेज है, सब वो बार्स के पीछे जाके लॉक्ड हो गया है, बंद हो गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मैंने क्या बोला है? टू वॉक विथ प्राइड, घमंड से चलना। तो बेचारा इसके पास और कोई चारा नहीं है, बस केज के अंदर ही छोटा छोटा स्टेप्स ले रहा है, बट स्टॉक कर रहा है, यानी घमंड से चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी विजिटर्स ड्यूरिंग डे टाइम, जो भी या शाम के टाइम में जो भी लोग
ज़ू आते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए जानवर को, या अगर वो एंजॉय करने जाते हैं तो ये जो टाइगर है ना वो उन लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। क्यों विजिटर्स को इग्नोर करता है? बिकॉज ही इज़ एंग्री, एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी हेल्पलेस। नाउ let's do the fifth stanza, that is the last stanza of the poem. Okay, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो पहले हम वर्ड मीनिंग्स इसका देख लेते हैं। नाउ पेट्रोलिंग कार्स तो आपको पता ही होगा ना, जो रात में जो कार्स घूमते रहते हैं ना, सब जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी देखते हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक है या नहीं। तो इनफैक्ट ये ज़ू में भी पेट्रोलिंग कार्स आर देयर। ओके, और ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट का मतलब होता है शाइनिंग, चमकता हुआ। एंड द थर्ड वर्ड इज स्टेयर मतलब होता है किसी चीज़ को देर तक घूरना। ओके, सो अब क्या करते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को भी बेचारा चैन से नहीं सो पाता है। दिन में तो बेचारा चैन से सो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि विजिटर्स आते रहते हैं, उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं और बेचारा हेल्पलेस रहता है, या उन लोगों को क्या होता है, इग्नोर करता है। रात को भी बेचारा नहीं सो पाता है। वाई? क्योंकि वो पेट्रोलिंग कार्स का जो आवाज़ होता है वो ऑल्दो इसका लास्ट वॉइस होता है, वो लास्ट वॉइस सुनता है, बट पेट्रोलिंग कार्स के कारण ये चैन से सो नहीं पाता है। इसीलिए बेचारा क्या करता है, स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी रात को व्हाट डज ही डू, वो चमकते हुए तारों को अपने चमकते हुए आँखों से स्टेयर करता रहता है। और इस केज टाइगर की हालत बहुत ही ख़राब है, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ही हैज़ बिकम वेरी लो। सो रिमेंबर, पोएट जो हैं, जो हमें मैसेज देना चाहे हैं, जो इस पोएम का थीम है, दैट इज़ कि फॉर आवर एंटरटेनमेंट पर्पस हम लोगों को इन जानवर को केज में बंद नहीं करना चाहिए, उनका ना तो फ्रीडम छीनना चाहिए और ना ही कर्टेल करना चाहिए, क्योंकि या तो ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल हो या जानवर हो, सब के लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ पोएटिक डिवाइसेस। ओके, बट उसके पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है, please go ahead and subscribe my channel, which is Learn Continental English.